असली दुनिया के दरवाजे खोल कर आइए। हम आपको ले चलें वियतनाम की उस अनोखी लेकिन छिपी हुई सच्चाई की ओर, जहां चमकती सतह के नीचे दबे हैं जीवन के कठोर सच, भावनाओं के उतार चढ़ाव और समाज की गहरी जटिलताएं। यहाँ हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है, दिल को छूती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। वियतनाम के 15 अंधेरे पहलू, दुनिया का सबसे अनोखा देश, यात्रा डॉक्यूमेंट्री। नंबर 15, पैसों से समस्याओं को तेजी से सुलझाने की संस्कृति। वियतनाम में एक मुहावरा है जो तेज समाधान का अर्थ रखता है। शब्द सुनने में विनम्र, दोस्ताना लगते हैं, लेकिन उनके अंदर छिपा होता है एक शांत लेकिन शक्तिशाली प्रभाव का जाल। थोड़ी सी उचित मेहरबानी मिल जाए तो लगभग हर काम आसानी से निपट जाता है। अमेरिका में किसी सरकारी दफ्तर या वाहन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एक कागज का काम करने में कई हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन वियतनाम में ज्यादातर कामों के लिए अनौपचारिक कीमत पहले से तय होती है। ट्रैफिक जुर्माना लग गया, सिर्फ 20 अमेरिकी डॉलर, यानी एक अच्छे कैफे में एक बार मजे से घंटा बिताने जितनी रकम में जुर्माना कम हो सकता है या सीधे टल सकता है। इसी को कॉफी मनी कहते हैं, जो अब पूरे देश में छोटी रिश्वत का राष्ट्रीय कोड बन चुका है और सरकारी सेवाएं वास्तव में निजी टोल गेट जैसी बन गई हैं। स्थानीय लोग इसे और नरम शब्दों में लचीलापन शुल्क भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता संस्था की जांच के अनुसार वियतनामियों में से लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी किसी सरकारी कर्मचारी को उपहार या पैसे देकर काम जल्दी करवाया है, लेकिन कोई इसे रिश्वत नहीं कहता, क्योंकि अगर वो कॉफी न हो तो कागज महीनों तक पड़े रह सकते हैं। तो सवाल ये है, अगर 20 अमेरिकी डॉलर में जुर्माना माफ हो सकता है तो क्या आप भुगतान करेंगे? और क्या आपको लगता है कि ये छोटी छोटी रिश्वतें बड़ी रिश्वतों से ज्यादा सामाजिक नुकसान पहुंचाती हैं? नंबर 14, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे शोरगुल वाला देश। अगर आप शांत वातावरण के आदी हैं तो वियतनाम आपके इंद्रियों को एक झटके में हिला देगा। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे शोरगुल वाला देश कहा जाता है। शोर यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी और संस्कृति में इतना गहरा समा चुका है कि चुप्पी लगभग विलासिता बन गई है। सुबह से लेकर रात तक ये देश कभी सोता नहीं। कारों के हॉर्न, सड़क विक्रेताओं की चिल्लाहट, सार्वजनिक स्पीकर, शादी के जुलूस, चलते फिरते गाने वाले केराओके, ये सब अनवरत ध्वनियों का एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं। स्थानीय लोग इसे मजाक में जिंदगी की आवाज कहते हैं। हनोई या हो ची मिन्ह जैसे बड़े शहरों में औसतन एक दिन में 105 डेसिबल से ज्यादा शोर सहना पड़ता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित स्तर से कहीं ज्यादा है। ऑफिस आने जाने के समय तो अराजकता युद्ध के मैदान जैसी हो जाती है। मोटरसाइकिलों के हॉर्न, ड्राइवरों की चीखें, रास्ता पार करने वाले लोगों की चिल्लाहट, सब कुछ एक साथ गड़बड़ हो जाता है। रात होते ही शोर का स्वरूप बदल जाता है। हॉर्न की जगह शादी या जन्मदिन पार्टियों का संगीत सड़कों पर तुरंत लगने वाले केराओके शहर को गूंजाते रहते हैं। कई विदेशी मानते हैं कि इसमें ढलने में उन्हें कई हफ्ते लगा गए। यही वो जगह है जहां सांस्कृतिक अंतर सबसे ज्यादा साफ दिखता है। पश्चिम में शांति का मतलब आराम और निजी जगह होता है, लेकिन वियतनाम में लगातार शोर तेज शहरी विकास की अंधेरी परछाई दिखाता है। लोगों की ऊर्जा और शहर की जीवंतता शांति की सीमा को पार कर चुकी है। नंबर 13, वियतनाम की सड़क खाने में छिपी चिंताएं। वियतनाम सड़क खाने का स्वर्ग है। हनोई, हो ची मिन्ह शहर, दनांग जैसे शहरों को CNN और लोनली प्लेनेट जैसी संस्थाओं ने कई बार एशिया के सबसे अच्छे स्ट्रीट फूड शहरों में चुना है। फो, फान, बनमी, गोइक्वान जैसे डिशेज साधारण दिखती हैं, लेकिन उनका स्वाद दुनिया भर को मोह लेता है। मगर इस जादुई स्वाद के पीछे एक छिपी चिंता भी है, जो आसानी से नजर नहीं आती। ज्यादातर स्टॉल सड़क के ठीक किनारे होते हैं, जहां निकास गैस, धूल मिट्टी और नाले की बदबू सीधे टकराती है। तलने वाला तेल बार बार इस्तेमाल किया जाता है, यहां तक कि वो रेजिन जैसा गाढ़ा हो जाए। खर्च बचाने का यही एकमात्र तरीका है। ज्यादातर सामग्री बिना किसी जांच के थोक बाजार से आती है। उनमें प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं या गर्म मौसम में रात भर बाहर पड़ी रहती हैं। फिर भी स्थानीय लोग रोज खाते हैं और पर्यटक लंबी कतारों में इंतजार करते हैं।
ज़्यादातर स्टॉल मालिक गांव से आए अनौपचारिक मजदूर होते हैं, जिनके पास न तो दुकान किराए पर लेने की क्षमता है और न ही स्वच्छता मानकों को पूरा करने का पूंजी। उनके लिए छोटा सा फूड कार्ट स्यूविंग का साधन है। सस्ता सामान और बार बार इस्तेमाल किया तेल तीखी प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए ज़रूरी हकीकत है। सरकार स्वच्छता सुधार की नीतियां ला रही है, लेकिन यात्रियों और विदेशी निवासियों को हमेशा खुद सावधानी बरतनी पड़ती है। स्वाद का भरपूर लुत्फ उठाइए, लेकिन उस खाने की पीछे की कहानी भी जान लीजिए। नंबर 12, वियतनाम के विचित्र बेघर लोग। वियतनाम में बेघर होना सिर्फ नौकरी न होने या घूमने फिरने वाले लोगों तक सीमित नहीं है। दिन में ये लोग लग्जरी कैफे में काम करते हैं, धारा प्रवाह, अंग्रेजी बोलते हैं और सफल दिखते हैं, लेकिन रात होते ही पुलों के नीचे या पार्क में चटाई बिछाकर सो जाते हैं। इन्हें आधुनिक बेघर कहा जाता है। इनके पास नौकरी भी है, शिक्षा भी है, लेकिन बढ़ती हुई शहरी कीमतों के कारण एक कमरे का किराया भी नहीं दे पाते। पेज शहरी विकास ने आवास को विलासिता बना दिया है। हनोई और हो ची मिन्ह शहर में पिछले 10 सालों में मकान की कीमतें 3 से 5 गुना बढ़ गई हैं, जबकि मजदूरों की तनख्वाह लगभग वैसी ही रही है। उच्च श्रेणी के अपार्टमेंट बनाने वाले निर्माण मजदूर भी नाले के किनारे या त्याग दिए गए बाथरूम के अस्थायी शेड में सोते हैं। दूसरों के लिए घर बनाते हैं, लेकिन खुद को एक छत भी नहीं मिलती। देश भर में लकड़ी के तख्तों, तिरपालों और पतली लोहे की चादरों से बने छोटे छोटे मोबाइल घर दिखाई देते हैं। अंदर बिस्तर, रसोई का कोना, बैटरी से चलने वाला टीवी तक होता है। ये लोग बिना स्थायी पते या निवास प्रमाण पत्र के सालों तक सार्वजनिक व्यवस्था में बिना पहचाने जीते रहते हैं। साइगोन में कुछ बेघर वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं और इंटरनेट कैफे में फ़ोन चार्ज करते हैं। घर नहीं है, लेकिन डिजिटल दुनिया से पूरी तरह जुड़े हुए ये दृश्य कुछ अति यथार्थवादी है। तो सवाल ये है, अगर आसमान को छूती इमारतें बनाने वाले लोग खुद एक कमरा भी नहीं ले पाते, तो क्या इस देश को विकसित राष्ट्र कहा जा सकता है? अगर आपको लगता है कि ये विरोधाभास शहर नियोजन की नाकामी दिखाता है, तो कमेंट में 5 लिखिए। नंबर 11, बड़े शहरों का नदी में बदल जाना। हनोई और हो ची मिन्ह की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों को देखकर लगता है कि एशिया का नया उभरता महाशक्ति सामने है। लेकिन एक बार जोरदार बारिश हुई और असंतुलित विकास की छिपी हुई काली सच्चाई बेनकाब हो जाती है। आधुनिक परिवहन की जगह लोग प्लास्टिक की नावों या स्टाइरोफोम के डिब्बों पर सवार होकर शहर के केंद्र में तैरते हैं, जैसे टेस्ला की कार कीचड़ में फंसी हो। विकास का विरोधाभास साफ दिखता है। कारण यह है कि वियतनाम ने सिर्फ दिखावे पर ध्यान दिया, बुनियादी ढांचे को पीछे छोड़ दिया। पूरे देश में ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कें तेजी से बन रही हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अभी भी 100 साल पुरानी संरचना पर निर्भर है। ये बाढ़ संयोग नहीं, लापरवाही का नतीजा है। हर साल दोहराया जाने वाला ये मंजर मौसमी उत्सव की तरह आता है और अरबों डॉलर का नुकसान छोड़ जाता है। फिर भी लोग इसे सामान्य बात मान लेते हैं। शहर विकास की गति तेज है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं अभी भी कमजोर हैं। कुछ घंटों की बारिश में सब कुछ ढह जाता है। क्या उस शहर को वाकई आधुनिक कहा जा सकता है, जहां लोग ऑफिस जाने के लिए नाव का सहारा लेते हैं? अगर आपको लगता है कि ये विरोधाभास शहरी विकास की कमजोरी उजागर करता है, तो कमेंट में 6 लिखिए। नंबर 10, वियतनाम में विदेशी सड़कों के पर्यटन जाल। रात होते ही हो ची मिन्ह की बुई वियेन सड़क और हनोई की ताई होइन सड़क लास वेगस का छोटा संस्करण बन जाती हैं। संगीत गरजता है, बियर बहती है और हजारों बैकपैकर धुएं और गर्मी में घुलकर भीड़ में खो जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये सड़कें असली वियतनाम दिखाती हैं, लेकिन नियॉन लाइट्स के पीछे छिपी सच्चाई कुछ और है। पर्यटक अक्सर कीमत के जाल में फंस जाते हैं। मेन्यू में 3 गुना ज्यादा बिल, बर्फ का स्वाद भर वाला पतला कॉकटेल। कुछ दुकानें जानबूझकर बाकी पैसे नहीं लौटाती या बिल में बिना बताए आइटम जोड़ देती हैं। अकेले घूमते चोर कुशलता से रात की भीड़ में घुल मिल जाते हैं। विदेशी संस्थाएं चेतावनी देती रही हैं कि बुई वियेन और ताई होइन पर्यटकों के लिए स्वर्ग, लेकिन जेब के लिए नर्क है। कई स्थानीय इसे आय का जरिया मानते हैं और पर्यटक भी
इसे अनुभव का हिस्सा कहकर टाल देते हैं। लेकिन समस्या की जड़ विश्वास की है। सांस्कृतिक आदान प्रदान का स्थान होने के बजाय ये सड़कें अब पर्यटकों को पहले सतर्कता सिखाती हैं, फिर दोस्ती। आखिरकार ये अनुभव गहरा निशान छोड़ जाता है, क्योंकि इससे लगता है कि वियतनाम लंबी अवधि की प्रतिष्ठा से ज़्यादा तुरंत मुनाफे को तरजीह देता है। नंबर 9, अमीर भिखारी। वियतनाम में कटोरा लेकर भीख मांगने वाले सब वाकई गरीब नहीं होते। बड़े शहरों में पेशेवर भिखारी चुपचाप एक उद्योग की तरह फैल चुका है। कुछ इसे स्थिर नौकरी मानते हैं और सामान्य मजदूर से ज़्यादा कमाते हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ भिखारी मोटरसाइकिल पर घूमते हैं, महंगे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और 5 से 12 सदस्यों के समूहों को मैनेजर नियुक्त करके भूमिकाएं बांटते हैं। विकलांग भूमिका से लेकर भिक्षु की भूमिका तक सब कुछ बारीकी से तैयार किया जाता है। कई लोग रोज 5 लाख वियतनामी डोंग यानी करीब 20 अमेरिकी डॉलर कमाते हैं, जो वियतनाम में अच्छी कमाई है। विडंबना ये कि कुछ के पास घर और परिवार है, फिर भी आसान और कम मेहनत वाला पैसा होने के कारण वे ये काम चुनते हैं। नतीजा ये कि असली गरीब या बीमार लोग संदेह और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। समस्या का अंधेरा पहलू सिर्फ धोखे में नहीं है। ढीली निगरानी का फायदा उठाकर अपराधी संगठन लोगों की अच्छाई का शोषण करते हैं, समाज के दया भाव को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। लोग धोखा खाने के डर से मदद करना छोड़ देते हैं। देश कितनी भी तेजी से आगे बढ़े, अगर दया भाव मर गया तो यही सबसे बड़ा नुकसान है। नंबर 8, वियतनाम की उल्टी दिशा वाली जीव मुक्ति संस्कृति। बौद्ध धर्म में जानवरों को आज़ाद करना करुणा और जीवन के सम्मान का प्रतीक है, लेकिन वियतनाम में ये पवित्र अनुष्ठान गलतफहमी और पर्यावरण विनाश के बीच अंधेरी दिशा में मुड़ गया है। आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि बौद्ध त्योहारों पर लाखों मछलियां, पक्षी, कछुए नदियों और झीलों में पुण्य कमाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। मान्यता है कि जीवन को मुक्त करने से भाग्य और सौभाग्य मिलता है, लेकिन हकीकत दुखद है। जैसे उष्णकटिबंधीय मछली को बर्फीले पानी में फेंक दिया जाए, ज्यादातर कुछ घंटों में मर जाते हैं। सदमे या परिवहन में लगी चोट से मरते हैं या फिर दोबारा पकड़कर बेच दिए जाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। ये पुण्य अनजाने में शोषण उद्योग को बढ़ावा देता है। इससे भी गहरा पर्यावरणीय संकट है। गैर मूल प्रजातियों को बड़ी संख्या में छोड़ने से पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है, प्रदूषण बढ़ता है और मूल जंगली जानवरों को खतरा पैदा होता है। लेकिन वास्तव में वे उसी प्रकृति को चुपचाप नष्ट कर रहे हैं जिसकी रक्षा करना चाहते थे। नंबर 7, विवादास्पद कुत्ता मांस। वियतनाम में कुत्ता सिर्फ पालतू जानवर नहीं है। कई लोगों के लिए कुत्ता मांस भाग लाने वाला पारंपरिक व्यंजन है। चंद्रमास के अंत में भाग और समृद्धि की कामना से कुत्ता मांस रेस्टोरेंट खचाखच भर जाते हैं। हनोई के नम टान, फूथोन, काओगियाई जैसे इलाके कभी कुत्ता मांस गलियों के लिए मशहूर थे। कुत्ता मांस को भाप में पकाकर, भूनकर या किण्वित झींगा सॉस के साथ बड़े ध्यान से परोसा जाता है, लेकिन उस सुगंध के पीछे एक असहज सच्चाई छिपी है। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाने वाला जानवर अंधविश्वास और अनुष्ठान का प्रतीक बनकर खाया जा रहा है। पशु चल रही हैं। खासकर युवा शहरी वियतनामी इसे शर्मनाक पुरानी बची हुई प्रथा मानकर अस्वीकार कर रहे हैं। ये बदलाव परंपरा और आधुनिक मूल्यों के बीच चुपचाप टकराव पैदा कर रहा है। वियतनाम अभी सांस्कृतिक मोड़ पर खड़ा है। विरासत का सम्मान करते हुए दुनिया द्वारा मांगे गए पशु कल्याण और करुणा के मानकों के अनुरूप बदलना होगा। नंबर 6, भूत उत्सव। मृतकों के लिए कागज के घर जलाना। चंद्रमास के 7वें महीने में वियतनाम का आसमान छोटी छोटी आग की लपटों से भर जाता है। इसे रान कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूत उत्सव के नाम से जाना जाता है, जब जीवित लोग अपने पूर्वजों को भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन ये भेंट फूल या मोमबत्ती नहीं, बल्कि कागज के बने घर, कार, आईफोन जैसे सामान होते हैं। इन्हें जलाकर मृतकों को परलोक में इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है। पूरे वियतनाम में मान्यता है कि कागज के नोट जलाने से मृतक परलोक में समृद्ध और आरामदायक जीवन जी सकते हैं, लेकिन इसका खर्च भारी है।
वियतनाम के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर साल 50,000 टन से ज़्यादा कागज़ जलाया जाता है, जिसमें हज़ारों टन कार्बन डाइऑक्साइड, सूक्ष्म कण और विषैले रंग, सीसा और रासायनिक पदार्थ हवा में फैल जाते हैं। ये कितना विडंबनापूर्ण दृश्य है। श्रद्धा पर आधारित अनुष्ठान अब एशिया के सबसे बड़े प्रदूषण स्रोतों में से एक बन गया है। आध्यात्मिक प्रदूषण। आजकल का युवा वियतनामी सोचते हैं कि क्या मृतकों को वाकई परलोक में बड़ा महल या स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है। अमेरिका में मृतकों को फूलों और यादों से याद किया जाता है, लेकिन वियतनाम में सांसारिक सारी भौतिक चीज़ों को आग के जरिए परलोक भेजा जाता है। नंबर 5, वियतनाम संस्कृति का प्रतीक। फुटपाथ पर छाया हुआ जीवन दृश्य। वियतनाम में फुटपाथ सिर्फ चलने का रास्ता नहीं है, वहाँ लोगों की रोज़मर्रा जिंदगी सांस लेती है। सुबह बिजी कैफे बन जाता है, दोपहर में मीट ग्रिल की महक से भरा स्ट्रीट फूड स्टॉल फैल जाता है, शाम को मोटरसाइकिल पार्किंग, सड़क किनारे नाई की दुकान या पड़ोसियों का खुला आउटडोर लिविंग रूम बन जाता है, जहां 3 से 4 लोग बैठकर गप्पे मारते हैं। हनोई से हो ची मिन्ह तक यह नज़ारा रोज देखने को मिलता है। पैदल चलने वाले आराम और अराजकता के बीच चुनाव करने को मजबूर हैं। हॉर्न बजाते मोटरसाइकिलों और कारों के बीच से बचते हुए फुटपाथ छोड़कर चलते हैं। एक समय वियतनाम की स्ट्रीट कल्चर का गौरव माना जाने वाला फुटपाथ अब जगह के लिए होने वाले तीखे युद्ध का मैदान बन चुका है। स्टोर मालिक रोजी रोटी के लिए 1 मीटर ज्यादा अच्छी जगह पाने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। शहर प्रशासन फुटपाथ वापस लेने के लिए बार बार अभियान चलाता है, लाइन खींचता है, जुर्माना लगाता है, सामान जब्त करता है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद फिर वही स्टॉल जैसे कुछ हुआ ही न हो वापस आ जाते हैं। ये अनवरत चक्र गहरी समस्या दिखाता है, आर्थिक सुवेन और शहरी व्यवस्था के बीच टकराव। वियतनाम परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शहरों की सड़कों का 90% से ज्यादा हिस्सा पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त जगह नहीं दे पाता। यात्री और विदेशी अक्सर वियतनाम में चलने के अनुभव को छोटी सी बहादुरी की परीक्षा कहते हैं, क्योंकि उन्हें हॉर्न से बचना पड़ता है और चलती अराजकता के किनारे पर संतुलन बनाए रखना पड़ता है, बस चलने लायक जगह तक न होने की हकीकत में। नंबर 4, दूसरों की निजी जिंदगी के प्रति जिज्ञासा। एक दूसरे की जिंदगी जानने की संस्कृति। वियतनाम में पहली मुलाकात में ही कुछ मिनटों में आपसे पली मतलब पूछा जा सकता है, आपकी उम्र क्या है, शादीशुदा है, तनख्वाह कितनी है। ये सवाल कभी बदतमीजी नहीं बल्कि सच्ची दिलचस्पी से निकलते हैं। वियतनाम संस्कृति में किसी के प्रति जिज्ञासा दिखाना दोस्ती और निकटता का तरीका माना जाता है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों के पीछे तुलना पर आधारित गहरी सांस्कृतिक पैटर्न छिपा है। गांव में पड़ोसी की शादी, नया घर बनवाना, कार खरीदना, सब कुछ विस्तार से जानना सामुदायिक लय का हिस्सा है। शहरों में ये थोड़ा और परिष्कृत हो जाता है, लेकिन फिर भी जोरदार रहता है। लोग इसे मजाक में सभ्य गपशप कहते हैं। कैफे हो, ऑफिस हो या सोशल मीडिया, कहीं भी निजी जिंदगी आसानी से बात का विषय बन जाती है। समाजशास्त्री इसे अत्यधिक सामुदायिक संस्कृति कहकर समझाते हैं, यानी व्यक्तिगत और सार्वजनिक जगह के बीच की सीमा लगभग मिट चुकी है। व्यक्तिगत सवाल पूछना विनम्रता माना जाता है, लेकिन विदेशियों को यह हल्की पूछताछ जैसा लग सकता है। असली सच्चाई ये है, जिज्ञासा अक्सर चुपके से पदानुक्रम तय करने की वृत्ति छिपाती है। कौन बेहतर रह रहा है, कौन पीछे है, सामाजिक स्थिति कहाँ है, ये सब चुपके से आंका जाता है। बेवर्ली हिल्स में किसी की नेटवर्थ नापने जैसा, लेकिन वियतनाम में ये गर्म मुस्कान और एक कप चाय के बीच नरमाई से होता है। नंबर 3, शहरों में छिपे छद्म स्लम। हनोई, हो ची मिन्ह शहर और दनांग की चमकती स्काईलाइन के नीचे एक और दुनिया छिपी है, जिसे पर्यटक शायद ही देख पाते हैं। लग्जरी शॉपिंग मॉल और ग्लास बिल्डिंग के पीछे अनगिनत छोटे छोटे साझा कमरे हैं, जिनमें एक कमरा इतना छोटा होता है कि उसमें खड़ा होना भी मुश्किल है। वहाँ हजारों प्रवासी मजदूर, दिहाड़ी कामगार और छात्र 12 वर्ग मीटर से भी छोटे कमरों में साथ रहते हैं। कई कमरों में खिड़की नहीं, हवा का आना जाना नहीं, निजी बाथरूम तक नहीं। किराया सस्ता है,
महीने का 40 से 60 अमेरिकी डॉलर। लेकिन असली कीमत पैसे में नहीं, स्वास्थ्य, आराम और सम्मान में चुकानी पड़ती है। दिन में ये छोटे कमरे भट्टी की तरह गर्मी पकड़ लेते हैं। रात में फफूंद की बदबू, पुराने पंखे की हल्की हवा और पतली दीवारों के पार पड़ोसियों की आवाजें, पानी की धार, ये सब नींद को घुटन भरा बैकग्राउंड बना देते हैं। स्थानीय इसे मिनी स्लम कहते हैं। आधुनिक शहर की चमक के पीछे छिपी परछाई। उच्च अपार्टमेंट बनाने वाले मजदूर, सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाने वाले, सपने देखने वाले छात्र, सब इसी जगह में अपने शरीर को समेट कर सोते हैं। वहां एक वर्ग मीटर भी अस्तित्व की लड़ाई है। और ये त्रासदी सिर्फ जमीन पर नहीं होती। मेकोंग डेल्टा में स्लम तैरते भी हैं। कैंथो एन और पुराने साइगोन नदी के किनारे सैकड़ों परिवार पुरानी लकड़ी की फर्श पर टिके अस्थायी घरों में रहते हैं। वहां जीवन देने वाली नदी ही लोग नहाने, खाना बनाने और कचरा फेंकने का स्थान भी है। रोजी रोटी का सहारा वही पानी है जो धीरे धीरे उन्हें बीमार भी कर रहा है। कुछ निवासी हंसकर कहते हैं, हवा तो मुफ्त है ना, लेकिन उस हंसी के पीछे थकान छिपी है। अस्तित्व और विलय की सीमा पर जीने का चुपके से एहसास, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले। तो आप अगर वियतनाम के कथित सबसे रहने लायक शहर में 12 वर्ग मीटर के कमरे में टिक पाएंगे? अगर आपको लगता है कि सच्चा विकास सिर्फ गगनचुंबी इमारतों से ज्यादा अर्थ रखता है तो कमेंट में 7 लिखिए। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और आगे आने वाले रोचक वीडियो न चूकने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। अब स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को जरूर देखें, पक्का पसंद आएगा। अगली बार हम किस देश की खोज करें ये कमेंट में बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। असली दुनिया के दरवाजे हमेशा खुलते रहते हैं, बस हिम्मत करके उनमें कदम रखने की जरूरत है। वियतनाम की ये कहानी भी उसी सफर का एक हिस्सा है, जहां सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन सीख हमेशा अमूल्य।